एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए प्रशांत किशोर मौजूद है और शुरुआत करूंगी कि अ, 2 अक्टूबर 2024 को आपने अपनी पार्टी की स्थापना की और लगातार आप दौरा कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग ज़िले में जा रहे हैं। लगभग 10 दिन में आपकी पार्टी 1 साल की हो जाएगी। इस 1 साल में ख़ास तौर पर बीते कुछ महीनों में जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, मतलब मैं अगर नाम लेके बताऊं तो सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, मंगल पांडे और अब अशोक चौधरी। आज की तारीख में जनसुराज की स्थिति, खासतौर पर प्रशांत किशोर की स्थिति यह है कि पहले प्रशांत किशोर की गिनती ऐसे होती थी कि वो चुनाव जिताने के लिए एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर है। आज आप किसी को चुनाव हरा सकते हैं। नहीं, दोनों में ये तो कंपैरिजन जो है, ये तो एप्पल एंड ऑरेंज का कंपैरिजन है। पहले जो मैं काम करता था, एस्टेब्लिश दलों के साथ, नेताओं के साथ काम करता था, और जो बिहार में मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल नया प्रयोग है, जहाँ पर बिहार के लोग आकर उन्होंने मेरी मदद से एक दल बनाया है जिसका नाम है जनसुराज, जिसको बनाने में 2-2.5 साल लगे। अब जब दल बन गया है तो उस दल को राजनीतिक संगठन के तौर पर, राजनीतिक ताकत के तौर पर, राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लगातार पोल खोल रहे हैं, आपकी पार्टी यही कह रही है कि जितने जो भ्रष्ट नेता हैं हम उनके बारे में बताएंगे। मदद कौन कर रहा है सर आपकी? जनसुराज का जो एजेंडा है, जो बातें हम लोगों ने बताई हैं कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो 6 चीज़ जो एकदम तुरंत विद इन मैटर ऑफ डेज हो जाएगा, उसमें एक चीज़ भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने कहा कि जनसुराज की व्यवस्था बनी तो इन मैटर ऑफ आवर्स शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, शराबबंदी के फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा। अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की हर महिला पुरुष को, विधवाओं को, विकलांगों को 1100 नहीं 2000 रुपये का पेंशन मिलने लगेगा। तीसरी बात कही गई कि 7 दिन के अंदर अंदर एक नया विभाग बना दिया जाएगा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि बिहार से बाहर गए 50 लाख युवाओं को वापस लाकर यहाँ पर रोजी रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाएगी। चौथा काम ये होगा कि जिन गाँवों में सरकारी विद्यालय की स्थिति खराब है, वहाँ पर लोगों को ये सुविधा दे दी जाएगी कि वो चाहे तो प्राइवेट स्कूल में अपने इलाके में अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसका फीस सरकार भरेगी। पांचवा काम ये कहा गया कि मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ दिया जाएगा, ताकि बिहार का किसान जो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा की खेती छोड़कर नकदी फसल की खेती करना चाहता है, उसको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिए जाए, मुहैया कराए जाएँ। और छठवां काम जो किया जाएगा कि बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, जिनको पिछले 3 साल में हम लोगों ने चिन्हित किया है, उन पर कार्रवाई के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा, नया कोर्ट बनाया जाएगा, और उन पर न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि उनसे और उनके आने वाली पीढ़ियों से बिहार के से लूटे हुए पैसे की वसूली होगी। अब इसी क्रम में जो छठवीं बात होनी है, उसी क्रम में जो 4-5 सबसे बड़े लोग, चेहरे हैं, उनके बारे में जनता को बताया जा रहा है कि भाई देख लो कि भ्रष्टाचार का स्केल कितना बड़ा है। जिस बिहार में गरीब व्यक्ति 400 रुपया के पेंशन पर अपना जीवन बिता रहा है, वहाँ पर बिहार सरकार का मंत्री सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है। जहाँ पर बिहार के बच्चे 10-12 हज़ार रुपये के लिए अपना घर परिवार छोड़कर अपना हड्डी गला रहे हैं, वहाँ पर यहाँ के नेता और मंत्री करोड़ों में लूटपाट कर रहे हैं, और इतना पैसा लूट रहे हैं कि जानकारी के मुताबिक इन लोगों ने अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में घर और प्रॉपर्टी खरीदी है। तो बात जनता को बताई जा रही है। जैसे शराबबंदी पर बात करते हैं, जैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं, वैसे ये भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। तो ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आए दिन कर रहे हैं, इतने मोटे मोटे कागज लेकर आप आते हैं, सबूत के साथ आते हैं, कौन मदद कर रहा है आपकी? बिहार में हर वो व्यक्ति जो व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इस व्यवस्था से नाखुश है, वो यहाँ के बड़े अधिकारी हो सकते हैं, यहाँ के नेता हो सकते हैं, बड़े पत्रकार हो सकते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हो सकते हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, और जो रूलिंग पार्टी हैं, जिन दलों के नेताओं की आप बात कर रहे हैं, उन दलों में जो बड़े नेता हैं वही लोग सारी जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो चलाता नहीं हूँ, हम तो रोज़ अपना काम कर रहे हैं, तो जानकारी आ कहाँ से रही है?
जानकारी बिहार के उन लोगों से आ रही है जो लोग इन लोगों को एक्सपोज होते देखना चाहते हैं। हालिया आरोप पर मैं बात करूंगी प्रशांत जी आपसे। आपने अशोक चौधरी पर जो आरोप लगाए, उसके बाद आज अशोक चौधरी ने आप पर 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। ठीक है, तो आपके जरिए उनको पूर्व सूचित कर देता हूं कि अपने वकील को बोल दीजिए एक और ऐसा मानहानि का नोटिस बना ले, क्योंकि अगले 2-4 दिन में आप पर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। मानहानि का नोटिस भेजने से प्रशांत किशोर डरने वाले नहीं हैं। आपने जवाब नहीं दिया, आप पर जो इल्जाम लगाए गए, आप पर जो आरोप है उसका आपने जवाब नहीं दिया। जवाब तो किन्हीं नेताओं ने एक मिनट रुक जाइए, भाई जिन्होंने मानहानि भेजा उस पर बता रहे हैं। आपने किसी वकील को बोला नोटिस भेज दो। भाई आप लोग को ये समझने की जरूरत है, और जनता समझती है इस बात को, मानहानि का नोटिस भेजना क्लीन चिट नहीं है। ये कोर्ट का कोई ऑर्डर थोड़ी ना है कि अब अशोक चौधरी बच गए आरोप से। जो आरोप आप पर लगे हैं उसका जवाब आपको देना है। उसका जवाब न देकर आप मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं, तो मानहानि का नोटिस आपने वकील से भेजा है, वकील हमारे निपटेंगे उनसे। हमारी आपसे जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो सीधी बनी हुई है। आप पर जो आरोप लगाया गया है उस पर हम कायम हैं, उसका जवाब दीजिए। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये तो उनके दल के नीरज जी भी बोल रहे हैं, जो मुख्य प्रवक्ता हैं। नीरज कुमार के बारे में बिहार में ऐसा कहा जाता है कि नीरज जी वही बोलते हैं जो नीतीश जी कहते हैं। तो आज अगर नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी आके सफाई दीजिए, बयान दीजिए, तो राजनीति से प्रशांत किशोर प्रेरित है ना। जदयू के नेता तो नीतीश अशोक चौधरी से उनका राजनीतिक झगड़ा नहीं है, तो वो क्यों कह रहे हैं। आरके चौधरी, आरके सिंह, इतने बड़े नेता, 2 बार के केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े आईएएस अफसर, उनको तो कोई उनके चरित्र पर दाग नहीं लगा सकता, उनको कोई बेईमान नहीं कह सकता है। उन्होंने क्या कहा कैमरे पर कि भाई जिन पर आरोप लगा है वो आकर बताइए। आप लोग आरोप क्या लगा है कि आप हत्या के अभियुक्त रहे हैं, आप जेल काट कर आए हैं, और इस बात को आपने छिपाया है। तो इसमें तो कोई बहस की बात ही नहीं है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हत्या का आरोप है हम पर, हम जेल में थे, नाबालिग होने की वजह से हमको जेल से राहत मिली, और उस बात को उन्होंने अभी तक बताया नहीं। उस बात का इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने घोषणा नहीं की। दूसरी बात जो हमने कही सम्राट चौधरी के लिए कि भाई आप कह रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, डिलीट कर लिया, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो भी फर्जी है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन तो तभी करोगे ना जब मैट्रिक पास किए हो। आपने ही कहा 1998 में अपने इलेक्शन एफिडेविट में कि मैं 7वीं पास हूँ, और फिर आप अब कह रहे हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने डिलीट कर लिया। तो हमने ये पूछा कि भाई बिहार की जनता ये पूछना चाह रही है कि आपने 10वां और 12वीं कब पास किया। भाई सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, हम लोग मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई इल्ज़ाम तो लगा नहीं रहे। आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन किया है, तो किस साल में आप 10वां पास किए ये बता दीजिए। ठीक है प्रशांत जी, मेरा एक सवाल है। आपने थोड़े दिनों पहले अशोक चौधरी पर ये इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा। ये इल्ज़ाम मैंने थोड़ी लगाया, ये बिहार में आम चर्चा 2024 के जब लोकसभा के चुनाव हुए, पहले बात समझ लीजिए, तो ये आम चर्चा हुई कि अशोक चौधरी जी ने अपने बच्ची के लिए टिकट खरीदा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय एलजेपी के जितने लीडर थे उन्होंने बजाबता एलजेपी से इस्तीफा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इंडियन एक्सप्रेस जैसे पब्लिकेशन ने उसको प्रमुखता से छापा। तो मैंने यही बात दोहराया है, इसमें क्या दिक्कत है। जो आपने दोहराया, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ। तो अशोक चौधरी ने अगर अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा तो चिराग पासवान ने बेचा होगा, जाहिर सी बात है, एलजेपी के मुखिया हैं वो। अब ये कैसे आप कह सकते हैं, एक मिनट रुकिए। क्योंकि अगर बिल्कुल ठीक बात है, ये कई लोगों को लगता है कि आपने खरीदने वाले पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बेचने वाले को छोड़ रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात। कई लोग कहते हैं कि हमने राजद को पैसा देके टिकट खरीदा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति ने लालू यादव को पैसा दिया, आप किसी बिचौलियों को भी पैसा दे सकते हैं। मतलब आप चिराग पासवान पर सीधा नहीं आरोप मेरे लगा। पास सबूत नहीं है उसका, मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। ये संभव है कि किसी तीसरे व्यक्ति को आपने पैसा दिया हो और उसने चिराग पासवान से राजनीतिक विश्लेषण करके उसको टिकट दिला दिया हो। एक मिनट रुकिए, ये जो इलॉजिकल बात लोग कर रहे हैं कि अगर अशोक चौधरी ने खरीदा है तो चिराग पासवान ने बेचा है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह संभव है कि आपने खरीदने के लिए पैसा दिया, लेकिन उसको नहीं दिया जिसने टिकट दिया, किसी बीच वाले को दिया। बेसिकली मैं ये तो भाई आम चर्चा होती है कि बड़े दल जो है, कांग्रेस है, भाजपा है, कि लोग पैसा देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आपने भाजपा से टिकट खरीदा या टिकट पाने के लिए भाजपा से आपने किसी को पैसा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने भाजपा के अध्यक्ष को पैसा दिया या मोदी जी को पैसा दिया। आप लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ये कह दे
कि हम ये आदमी पैसा देकर इन्होंने टिकट खरीदा भाजपा से, तो इसका मतलब है कि मोदी जी ने टिकट बेचा। आप तो ये कह रहे हैं उस लॉजिक से। पर मेरा ये कहना है प्रशांत नहीं, जी, आप पहले इसको बिल्कुल 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 इल्जाम तो लगेगा। मैं आपको वही कह रही हूँ कि चिराग पासवान आपको तमाम लोग मेरी मिल जाते हैं जो लोग नहीं, बताते हैं कि हम राजद को पैसा देकर टिकट खरीदे हैं, तो इसका मतलब है कि लालू जी के हाथ में पैसा गया। पर अब चिराग पासवान पर अभी भी आपको लग रहा है कि उनके खिलाफ अभी तक आपके पास सबूत नहीं है, तो संभव है कि उनको नहीं दिया होगा, यही है ना? तो आप पर आपके बारे में जो कहा जाता है, मैं वही बात बोलता हूँ जिसका मेरे पास प्रमाण है। अब वो संभव है कि उन्होंने चिराग पासवान को दिया हो, संभव है किसी तीसरे को दिया हो, मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि तमाम चर्चा ये है, प्रेस ने ये बताया, लोगों ने ये कहा कि इन्होंने पैसा देकर अपने बेटी का टिकट खरीदा। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है, आप जदयू के नेता हैं, आपकी बेटी लोजपा में थी नहीं, आप आज दल ज्वाइन किए और सीधे एमपी का आपको टिकट मिल गया, तो लोगों के वो बात वही अविश्वसनीय लगती है। तो इन दोनों बातों को अगर आप जोड़कर देखिएगा तो वही बात हमने कही। ठीक है, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ती हूँ। नहीं, आप यहाँ पत्रकार हैं, क्या आपको ये चर्चा कभी सुनने में नहीं मिली? पहली बार प्रशांत किशोर ने बोला ये बात सामान्य राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आपने सुनी है कभी कि नहीं सुनी है? मैं जो पूछ रहा हूँ जिस नहीं सर, मेरी बात सुने आप। आपने अगर इस तरीके के आरोप अगर लगाए हैं तो जाहिर सी बात है, ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान से दोस्ती की वजह से चिराग पासवान पर सीधा सीधा आरोप नहीं लगाते, और आज भी आप कह रहे हैं कि हो सकता है बिचौलिए के तहत टिकट खरीदा। आपने कहा कि ये है तो ये होना कंपलसरी है, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, लेकिन चिराग से सवाल राजनीतिक और भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि भाई आप अपने दल में इतने बाहुबलियों को टिकट क्यों देते हैं? मैं चिराग से रोज सवाल कर रहा हूं कि आप बिहार से राजनीति करते हैं, आप बिहार की राजनीति कब करेंगे? मैं चिराग से रोज सवाल कर रहा हूं कि आप भाजपा के साथ क्यों नहीं छोड़ते हैं? आइए बिहार के लिए राजनीति कीजिए, बिहार की राजनीति कीजिए। तो सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं, रोज ही सवाल पूछ रहे हैं। अब आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें उसके लिए? सवाल नहीं पूछ रहे हम तो चिराग से सीधे आमने सामने लड़ेंगे। जहाँ चिराग पासवान का कैंडिडेट लड़ेगा वहाँ जनसुराज का कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। क्या मैं प्रचार करने नहीं जाऊँगा? वहाँ लड़ाई नहीं होगी? बिल्कुल लड़ाई होगी। मेरा अगला सवाल ये है कि आरके सिंह और नीरज कुमार, ये दो ऐसे नेता हैं अपनी अपनी पार्टी के, जिन्होंने आपके आरोपों के बाद अपनी पार्टी में बगावत खड़ा कर दिया। मतलब आज की तारीख में प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए नेताओं पर, बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गई है और जेडीयू वर्सेस जेडीयू हो गई है। भाई जब आप इस तरह का गलत काम करेंगे, देखिए मैंने जो कहा वो ऐसा नहीं कि हमने कोई नई डिस्कवरी की है, वो चर्चा आम है जदयू में। ये आम चर्चा है, जो जदयू से जुड़े हुए पुराने लोग हैं वो ये जानते हैं कि भाई ये लोग आए हैं और ये लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो जदयू के नेताओं का ओरिजिनल कैरेक्टर ऐसा नहीं रहा है, ओरिजिनल जदयू का। इसलिए जब मैंने वो बात कही तो एक तरह से वो ट्रिगर हो गई। प्रशांत किशोर के पीसी से सिर्फ वो बात ट्रिगर हुई है। भाजपा में ये चर्चा पहले से चल रही है कि भाई ये कैसे कैसे लोगों को भाजपा का नेतृत्व दिया गया है, ये कोई प्रशांत किशोर ने थोड़ी ना शुरू किया है। सीडब्ल्यूसी की कल बैठक है प्रशांत जी, और ये पहली बार आज़ादी के बाद कह रहे हैं कि शायद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक, विस्तारित बैठक पटना में होने जा रही है। बीते दिनों जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नजर आए, उसके बाद इस बात की चर्चाएं होने लगी ज़मीन पर कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आरजेडी को डोमिनेट कर रही है। आपको लगता है कि बड़े भाई की भूमिका में कैसे देखते हैं आप अपने विपक्ष को? आप तो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस को यहाँ पर राजद का पिछलग्गू दल ही मानता हूँ। बिल्कुल, अभी भी मानेंगे, आगे भी मानेंगे, क्योंकि यही सच्चाई है। जिस दिन राजद वालों ने यहाँ पर गांधी मैदान में उनकी यात्रा रैली को सपोर्ट नहीं किया मन से, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक है, अच्छी बात है। ये जनसुराज जैसे दल की, बिहार के लोगों की ताकत है कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को कल यहाँ उतर कर बात करनी पड़ेगी, जैसा कि आप बता रहे हैं आज़ादी के बाद पहली बार। तो मेरी ऐसी अपेक्षा है कि कल जब सीडब्ल्यूसी बिहार में बैठे तो वो बताए कि बिहार में जो कांग्रेस का राज चला, उसके बावजूद देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार क्यों रहा। सीडब्ल्यूसी में ये चर्चा होनी चाहिए कि जिस जंगल राज का इल्ज़ाम राजद पर है, तो सहयोगी दल होने के नाते क्या जंगल राज के छींटे उसकी जिम्मेवारी कांग्रेस लेती है या नहीं लेती है। सीडब्ल्यूसी में ये चर्चा होनी चाहिए कि जो 2500 रुपया देने की आप लोग बात कर रहे हैं अलायंस के तौर पर, वो कैसे दिया जाएगा। पी चिदम्बरम को आकर एक्सप्लेन करना चाहिए कि कांग्रेस या महागठबंधन के लोग कैसे ये झूठा वादा कर रहे हैं
और अगर झूठा नहीं कर रहे हैं तो कैसे ये 2500 रुपया दिया जाएगा। CWC को कल ये बताना चाहिए कि बिहार में पलायन को रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है, इन पर चर्चा होनी चाहिए। आप CWC यहाँ कीजिए और चाइना, पाकिस्तान, मोदी पर आप चर्चा करेंगे, वो चर्चा सुनी जाएगी, लेकिन उससे बिहार का कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका गांधी 26 तारीख को मोतिहारी और पटना में रैली कर रही हैं और महिलाओं को संबोधित कर रही हैं। प्रियंका अलग चुनाव प्रचार में उतरी हुई हैं बिहार में। इससे पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर जो अलग अलग योजनाओं के तहत पैसे बढ़ाए हैं, महिलाएं, आपको लगता है कि इस बार सबसे बड़ा टारगेट है सभी पार्टियों के लिए, खासतौर पर प्रियंका गांधी को जिस तरीके से देखेंगे अकेले चुनाव प्रचार में है? ऐसा है, लोकतंत्र है, हर नेता, हर दल, हर फॉर्मेशन को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, वो लोग अपनी बात कह सकते हैं, तय जनता को करना है। जहाँ तक रह गई कि महिलाओं पर, तो भाई 50% आबादी है, 50% वोट महिलाओं का है, तो नेचुरली उन पर फोकस तो रहेगा ही रहेगा। अब पड़ेगा कि भाई कोई भी रैली कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ मुख्य दल नहीं है, यहाँ मुख्य दल राजद है। अगर लोग राजद को वोट नहीं देंगे तो कोई रैली कर ले कांग्रेस, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। दूसरी तरफ सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन की यात्रा पर है, वो अपना वोट बैंक टारगेट कर रहे हैं। बहुत कोशिश हुई कि वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, लेकिन AIMIM नहीं बन पाई है, वो अलग टारगेट कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि आप NDA को डेंट करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी अगर डेंट करते हैं तो वो RJD को। अब भाई ये तो एनालिस्ट और आकलन करने वालों का अपना नज़रिया है। 2 साल तक तो आप लोग यही कहते रहे कि आप यहाँ इसलिए आए हैं कि भाजपा की मदद हो और मुसलमान वोट आप ले लीजिएगा, उससे भाजपा की मदद होगी, ये इल्ज़ाम हम लोग पर लगा। और आज आप ही लोग कह रहे हैं कि आप भाजपा का वोट काट रहे हैं। तो पहले आप अपना आकलन तय कर लीजिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, किसको कैटर कर रहे हैं प्रशांत किशोर? आप तय कीजिएगा ना। आप तो अपनी सुविधा अनुसार सवाल करते हैं। आपने 2 साल पहले आप लोगों ने कहा कि आप तो भाजपा के इशारे पर यहाँ आए हैं, महागठबंधन का वोट काटिएगा, भाजपा को फायदा होगा। अब आप ही लोग कह रहे हैं, हम उस समय भी हमने मना किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप ही लोग आगे कह रहे हैं कि नहीं आप भाजपा NDA का वोट काट रहे हैं, महागठबंधन की मदद कर रहे हैं। तो पहले भैया आप लोग तय कर लो कि हम किसका वोट काट रहे हैं। आपके पास हमारी जो समझ है, हम बता रहे हैं कि हम दोनों का वोट काट रहे हैं, और इतना वोट काट रहे हैं कि दोनों कटकर खत्म हो रहे हैं, दोनों ही कटकर खत्म हो। दोनों कट के खत्म हो रहे हैं। आप जिस तरीके से तमाम यात्राएं चली, अभी तेजस्वी यादव ने भी यात्राएं की, इस तरीके की यात्राओं से इस बार लगता है कि लाभ होने वाला है महागठबंधन को? बिहार में लोकतंत्र की ताकत बढ़ी है, लोगों की ताकत बढ़ी है, क्योंकि अब उनके पास एक विकल्प है। सबके प्रोग्राम, सबके कार्यक्रम, सबकी यात्राओं, सबकी बातों को सुनने के बाद जनता के पास एक अवसर है कि वो देख ले कि किसके साथ चलने से उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। जो 35 साल से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी, जहां लालू के डर से मोदी नीतीश और मोदी के डर से लोग लालू को वोट देते थे, करीब करीब वो बंधुआ मजदूरी जनसुराज ने ख़त्म कर दी है। अब लोगों को इन 3 के बीच में तय करना है कि वो जो व्यवस्था अभी चल रही है इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, या वापस से जंगल राज लाना चाहते हैं, या नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसका नाम जनसुराज है। कुछ एक सवाल मेरे और है, अगर आप कहेंगे तो मैं पूछूंगी। हाँ, हो गया खबर, इतना आपने कहा था 15 मिनट ज़्यादा हो गया, फिर आगे 4 दिन में कर लीजिए। दो सवाल और है। एक तो RJD के पास अशोक महतो हैं, मुन्ना शुक्ला है, JDU के पास आज की तारीख में अनंत सिंह हैं, आनंद मोहन जेल से बाहर निकल चुके हैं। बाहुबलियों की एंट्री एक बार फिर से हो गई है, मतलब एक बाहुबलियों को ख़त्म करने के लिए दूसरी सरकार आई और अब दूसरी सरकार के पास भी बाहुबलियों का जमावड़ा लग गया है। कट्टा, कैश और कलम, इन 3 चीज़ों की आजकल खूब चर्चाएं हो रही हैं बिहार में। तेजस्वी ने पेन बांटा, कलम बांटा और कहा कि पहले सरकार यहाँ पर बंदूक बांटा जाता था मोकामा में, हम कलम बांट रहे हैं। नीतीश कुमार कैश बांट रही है, इस पर क्या कहेंगे? तेजस्वी ने कलम नहीं बांटा, तेजस्वी ने कलम फेंका। कलम बांटने और कलम फेंकने में फ़र्क है। जो पढ़े लिखे और अनपढ़ में फ़र्क है, वही फ़र्क कलम बांटने और कलम फेंकने में है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा न भी हो, जिसके मन में शिक्षा के प्रति सम्मान हो, वो कभी कलम फेंकेगा नहीं, क्योंकि कलम सीधे साक्षात हम लोग सरस्वती का रूप उसको मानते हैं। लोग सरस्वती जी के मूर्ति के नीचे कलम रखते हैं इस आशा से कि हमारा ज्ञान बढ़े। तो जब मैं कहता हूँ ये 9वीं फेल है और लोग कहते हैं आप क्यों कहते हैं, तो मैं यही इसीलिए कहता हूँ कि इस व्यक्ति के मन में शिक्षा को लेकर कोई सोच, कोई सम्मान है ही नहीं।
इसीलिए वो कलम फेंक रहे हैं। वो बेसिकली कट्टा वाले नेता हैं। और जैसे शेर बूढ़ा हो जाता है तो कहानी सुनते हैं ना कि वो कंगन लेकर बैठता है ताकि कोई कंगन की लालच में आए तो मैं उसको खाऊंगा। शेर बूढ़ा हो या जवान, वो घास नहीं खाएगा, वो आपको ही खाएगा। तो अगर राजद के लोग कट्टा बांटे या कलम फेंके, अगर उनको गलती से चुनोगे तो आकर अपहरण, रंगदारी, बदमाशी ही करेंगे। जनता उस झांसे में आने वाली नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि नीतीश कुमार कैश बांट रहे हैं, तो हम लोग तो मन से कह रहे हैं भैया नेता लोग आएंगे, पैसा बांटेंगे, पैसे को ले लेना है। लेकिन लेने के बाद एक बार अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है, क्योंकि आपकी वोट की कीमत 2000-5000 रुपया नहीं है। आपकी वोट की कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।